लेक्चरर स्क्रीनिंग की 1000 एमसीक्यू सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर की जो विशेषताएं हैं वो इसमें आपका हिस्ट्री के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी और विशेष फोकस जो रहेगा वो साइंस के एमसीक्यूज पर रहेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिपीटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम साथ में कवर करने वाले हैं। निज़ाम उल मुल्क को मुग़ल बादशाह ने सर्वप्रथम किस स्थान का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुग़ल बादशाह ने सबसे पहले किस स्थान का सूबेदार बनाया था निज़ाम उल मुल्क को? जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा मुग़ल काल हिस्ट्री जो है हम पूरा पढ़ चुके हैं अपने ऐप पर। तो जो भी मेंबर्स हमारे ऐप से जुड़े हैं उनके लिए ये प्रॉपर टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आप इस टेस्ट में कितने मार्क्स अचीव कर पाए हो। और इसके अलावा ये टेस्ट आपको ऐप में भी देखने को मिल जाएगा जहां पर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। और एक नहीं, पूरे 5 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे देने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएं और एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो निज़ाम उल मुल्क को मुग़ल बादशाह ने सबसे पहले किस स्थान का सूबेदार बनाया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसको सूबेदार बनाया गया था आपका औरंगाबाद का सूबेदार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखने वाले शेरशाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक किस वर्ष किया गया था? तो शेरशाह सूरी के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। शेरशाह सूरी ने जो विधिवत इसका जो राज्याभिषेक इसने अपना करवाया था वो किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1540 में, 1540 में शेरशाह सूरी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा मुग़ल काल में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इनको ध्यान से पढ़ना है और कोट के आधार पर सही उत्तर हमें चुनने होंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है, किसी क्षेत्र विशेष से मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती है तो उस क्षेत्र को खालिसा कहा जाता है। और जो भी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं रिकॉल कर पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं से आए हैं जो आपको पढ़ाया गया कंटेंट है। मुग़ल काल में काश्तकार जमींदार की रैयत कहलाते थे, और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों सही हैं। हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक मिताक्षरा, इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स भी करवाए थे। और मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक हैं ये विज्ञानेश्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, आसान हो गया है। हरिहर और बुक्का जो हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। जैन धर्म के 5 व्रत हैं, अणुव्रत इन्हें कहा जाता है। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो 5 व्रत की अगर बात करें तो इसमें अहिंसा भी है, अमृषा भी है, औचौर्य भी है, अपरिग्रह भी है और ब्रह्मचर्य भी है। तो ये 5 जो व्रत हैं वो जैन व्रत से संबंधित हैं। आपके 1, 2, 3, 4 और 5 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के संरक्षक थे? शिवाजी के संरक्षक, तो शिवाजी के बारे में जब हमने पढ़ा था तो शिवाजी के जो संरक्षक थे वो आपके दादाजी कोंडदेव थे। तो दादाजी कोंडदेव जो हैं इनके संरक्षक थे। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें सुमेलित नहीं है, हमें चुनना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर बात की जाए पागलपंथी विद्रोह की तो ये 1813 में सही सुमेलित है। सन्यासी विद्रोह 1763 में होता है। फ़कीर विद्रोह जो है आपका 1776 में होता है। अहोम विद्रोह जो है ये असम राज्य का विद्रोह था, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और ये आपका जो है 1840 में नहीं 1826 में हुआ था। ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्टली मैच आपका अहोम विद्रोह नहीं है। कूका आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत सेवक संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत सेवक संघ एक इम्पोर्टेंट संघ है, भारत सेवक संघ। इसके संस्थापक हमें बताने हैं। तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, द
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जहाँ भी डिप्रेस्ड क्लास की बात आएगी तो वहाँ पर मेनली जो है आपका वो और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं इसके आंसर आ जाएंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना करी थी। संगोली की संधि निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संगोली की संधि पहली बात पूछा जाए कब होती है? 1815 में हुई। इस संधि द्वारा गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया था। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है उत्तराखंड का जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। नेपाल के पश्चिम में गढ़वाल और कुमाऊं के ज़िले अंग्रेज़ों को दे दिए थे, ये भी सही है। और इस संधि में गोरखे सिक्किम से पीछे हट गए थे, तो यही तो संधि की शर्तें थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों द्वारा संपादित पत्र कौन सा है या कौन से हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेज़ों द्वारा संपादित था। स्टेट्समैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पारित किया था? तो पारित करने वाला जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन आपका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित करने वाला वायसराय कौन, अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये आसान हो गया, रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है। अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है हिंद ईरानी भाषा का प्राचीनतम नमूना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से अस्थि से बने उपकरण, हड्डियों से बने उपकरण इनमें से किस नवपाषाण काल से मिले हैं? हड्डियों से बने उपकरण, और ये जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि चिरांद जो जगह है वहाँ से अस्थियों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा या कौन से अनाज उत्पादित करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई ये सभी अनाज उत्पादित करते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम धन निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो उत्तम धन ये गाय को मानते थे ऋग्वैदिक काल में। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है नीचे रह गया है, तो डी वाला सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो श्याम भी कहा गया है और अयस भी कहा गया है। ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। बुद्ध काल प्राचीन भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो बुद्ध काल की अगर बात की जाए तो इसमें राजतंत्र विकसित हुआ था, अनुत्पादक तंत्र का भी विकास हुआ और नियमित कर भी वसूले जाने लगे, तो ये सभी सही हो जाएंगे। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? लौह ऑक्साइड और पोटास। देखिए लौह ऑक्साइड तो है सभी में है, लेकिन साथ में इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए यानी जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है हमारा, हमने कल के ही वीडियो में डिस्कस किया था थ्योरी सेक्शन में कि अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन जो अधिकार है हमारा 17 के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स है। निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री कहा है? वेरी वेरी अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना के लिए राजनीतिक जन्मपत्री शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ये डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किस कारक या किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ध्वनि के स्रोत पर भी निर्भर करती है, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी। तो ये मान लीजिए आपका सोर्स है और ये आपका श्रोता है इतनी दूर, तो इनके बीच की अगर दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक होगी, दूरी ज़्यादा होगी तो तीव्रता कम होगी। दीवारों पर होने वाला परावर्तन, तो दीवारों पर होने वाले परावर्तन पर भी निर्भर करेगा, सही हो जाएंगे सभी। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को कौन सा दर्पण फैलाता है? यानी अभिसारी दर्पण हमें बताना है, जो अभिसरण करता है, अभिसार करता है यानी फैलाता है, यह हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण।
कांच में निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछें तो वो लाल रंग की होती है, सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, और सबसे कम होती है आपके बैंगनी रंग की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्ट मीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो वोल्ट मीटर की सहायता से, तो इसके द्वारा विद्युत धारा एम्पियर हो गया, गुरुत्वाकर्षण आपका न्यूटन हो गया, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो आपका वोल्ट मीटर के द्वारा मापन किया जाता है। आंसर हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। गैसों में द्रव के विलयन का निम्नलिखित में से उदाहरण है। अब ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि गैसों में द्रव के विलयन का निम्नलिखित में से उदाहरण है। कौन से उदाहरण हैं जो गैसों में द्रव के विलयन का है? अगर ब्रोमीन को देखें तो ब्रोमीन क्या है? एक तो अधातु है और दूसरा ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में रहती है, तो यानी गैस में द्रव का काम करेगी। ए वाला हमारा ऑलरेडी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका देखें तो विलयन का निम्नलिखित में से उदाहरण है गैसों में द्रव के विलयन का, तो ये भी जो आपका कोका कोला वगैरह जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं तो उनमें गैसों में द्रव का ये मिक्सचर का अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है। अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जो यूज़ की जाती है आपका आर्टिफिशियल जो कृत्रिम गर्भाधान एक तरह से होता है पशुओं में खासकर, तो उसमें लिक्विड अमोनिया को यूज़ किया जाता है, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किन्हें थैलोफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो शामिल किया गया है वो एल्गी है आपका, यानी शैवाल है, फंगी है, आपका बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया इसका पार्ट है। इसके अलावा आपका लाइकेन इसका पार्ट है, लाइकेन। इसके अलावा जो समुद्री होते हैं स्लाइम मोल्ड्स भी इसके पार्ट हैं, तो ये सब इसके पार्ट होते हैं, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवाल का या के उपयोग निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो शैवाल की अगर बात करें तो समुद्री सलाद के रूप में भी यूज़ होता है, भोजन के रूप में भी यूज़ होता है, क्लोरेला एग्जाम्पल है, कृत्रिम ऊन के रूप में उपयोग होता है, ये सभी आंसर हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा संघ निम्नलिखित में से कौन से जंतु से संबंधित हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ ट्राइऑर्थस आर्थ्रोपोडा का है, लिमुलस भी आर्थ्रोपोडा का है, बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा का है, ये सभी जो हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलने वाले हैं, बाकी सब जल में नहीं घुलते हैं, तो विटामिन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। और अगर बात की जाए रेटिनॉल आपका विटामिन ए का केमिकल नेम है, थाइमीन आपका विटामिन बी का केमिकल नेम है, कैल्सीफेरॉल जो है आपका ये विटामिन डी का है, और विटामिन सी का अगर पूछ लें तो वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। चलिए, अग्न्याशयी रस के अंतर्गत निकलने वाला लाइपेज एंजाइम निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है? तो लाइपेज जो एंजाइम है आपका ये फैट को पचाने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनॉक्सी ये शब्द से ही पता चल रहा है, अनॉक्सी यानी बिना ऑक्सीजन के, तो ये बिना ऑक्सीजन के होता है। पहली बात, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें जटिल जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? यह अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69th अमेंडमेंट जो कि आपका हुआ था 1991 में।
1991 में जो है 69th अमेंडमेंट होता है, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश में कहीं भी बसने का अधिकार है, हमने आजकल ही पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स। लैंगिक समानता का अधिकार है, और जब मैंने पढ़ा था कि सूचना का अधिकार न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा इसे आर्टिकल 19 में सम्मिलित किया गया है, लेकिन ये जो है अलग से आपका सूचना का अधिकार है। सूचना के अधिकार के रूप में इस कानून के अंडर ये आता है, तो इसलिए ये आपका नागरिकों को मूल अधिकार नहीं दिया गया है। सी वाला सही हो जाएगा। बाकी तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है ही। 89 की बात करें तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के लिए राष्ट्रपति व्यवस्था का उपबंध किया गया है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल नंबर 52 के तहत प्रोविज़न है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समस्त कार्यपालक कृत्य यानी कार्यपालिका के जो भी कार्य होंगे, एग्जीक्यूटिव के जो भी कार्य होंगे, वो हमेशा क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से संचालित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान किए गए हैं, तो ये बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 77। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो जैसे अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बोले कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किसका प्रधान होता है, तो वो आपका राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है हमारा महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आपके लिए तो आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे वर्तमान समय में महान्यायवादी कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि कौन है हमारे वर्तमान समय में अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राज्यपाल अच्छा नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना है। राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके पार्ट होते हैं। किसी परिस्थिति में संसदीय विधि द्वारा आपात प्रवर्तन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, तो ये आपात प्रोविजंस जो हैं अधिकतम जो है 1 ईयर के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु का उदाहरण है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये ध्रुवीय अणु वो होते हैं जिनमें एक जो है जो कोई अणु है जैसे हाइड्रोजन है, ये अपने से अधिक विद्युत ऋणी जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बॉन्डिंग करता है, तो क्या हो जाता है कि माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है। तो इससे ये जो अणु होता है ये ध्रुवीयता का गुण अपने में ला देता है। तो ध्रुवीय अणु जहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस ज़्यादा होता है, प्लस माइनस चार्जेस का, जल हो जाएगा H2O। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो हमेशा जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा कहाँ से होगी? उनकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होंगी, धनात्मक से ऋणावेश की ओर होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोमास को फायरिंग कोयला आधारित ताप संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने का एक अभ्यास है। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, और इसके तहत कोयला दहन के लिए डिज़ाइन किए गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोयला विद्युत संयंत्रों के आंशिक रूप से
पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन की आवश्यकता होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और को फायरिंग कुशल एवं स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में रूपांतरित करने और बिजली संयंत्रों से होने वाले GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प भी होता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी 1, 2 और 3। ICCR के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद निम्नलिखित के कथनों पर विचार करना है। पहली बात बताई जा रही है कि ICCR विदेश मंत्रालय के तहत भारत संघ का एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संगठन है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी स्थापना 1950 में ही हुई और विदेशों में भारतीय संस्कृति, इसके मूल्यों को बढ़ावा देने तथा भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, यानी हमारे ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली गंडक नदी, गंडक रिवर की बात कर रहे हैं, तो इसको नेपाल में जो है इसको नारायणी नाम से जाना जाता है, नारायणी नाम से। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एक और नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे शालिग्रामी नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। तो नेपाल में गंडक नदी के दो नाम प्रचलित हैं, नारायणी और शालिग्रामी। ऑप्शन नंबर ए इनमें सही हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का है कि सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। वाष्पीकरण से लवणता का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। वर्षा द्वारा जल आपूर्ति होगी तो इससे भी लवणीकरण में नियंत्रण होगा, यानी सागरीय लवणता को कम किया जा सकता है। नदी के जल के आगमन से, वायु दाब से भी और वायु दिशा से भी। इसके अलावा सागर की जो गति होती है, सागरीय गतियों से भी आपका सागरीय लवणता को नियंत्रित किया जा सकता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे सागरीय लवणता को नियंत्रित किया जा सकता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको सेशन। इसके अलावा थ्योरी क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो भी आप वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए आपके लेटेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है मिनिमम रेट्स पर। बाकी लेक्चरर स्क्रीनिंग और पॉलिटिकल साइंस के मेंस के कोर्स तो अवेलेबल हैं ही, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।